गुड मॉर्निंग। आज हम लोग आगे जो है अभी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड मिरर चैप्टर पे चल रहे हैं। और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मिरर में बहुत सारी चीज़ पढ़ाई हो गई है, कुछ अभी और बहुत सारा चीज़ है। अगर किसी चैप्टर का टोटल पॉइंट पढ़ेंगे तो बहुत समय भी लगता है और बहुत सारा कंसेप्ट, बहुत सारा थ्योरी होता है जिसको एक एक चीज़ को पढ़ना होता है। जैसे देखा है आपने सभी स्टूडेंट ने कि प्लान मिरर ही जब हम लोग चले थे, प्लान मिरर में कितनी सारी चीज़ें थी, बहुत सारा चीज़ में आया कि हाइट का मामला था उसमें कि किसी पर्सन का पूरा हाइट देखना है, इमेज तो कितना होगा, किसी आदमी का चेहरा कितना चौड़ाई वाला दर्पण कम से कम चाहिए, वो था, बहुत सारा था उसमें। तो यहाँ पर अब हम लोग स्फेरिकल मिरर पर चल रहे हैं। स्फेरिकल मिरर में भी बहुत सारी चीज़ें हुई है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ बाकी है। तो देखिए, हम लोग स्फेरिकल मिरर में आज जो स्टार्ट करने वाले हैं उसमें है कि स्फेरिकल मिरर में कुछ दोष पाया जाता है, और वो दोष का कारण है रेज। दो प्रकार का रेज ही इस प्रकार के दोष का कारण है जो स्फेरिकल मिरर में उत्पन्न करता है। कुछ स्टूडेंट का कहना है कि जब हम लोग रे डायग्राम बनाते हैं तो रे डायग्राम बनाते समय दो रे ऑफ लाइट की जरूरत होती है। तो कितने रे ऑफ लाइट खींचे, कौन कौन सा खींचे, किसी बुक में कुछ दे दिया, किसी बुक में कुछ दे दिया, तो फिर कौन सा सही है, कन्फ्यूजन हो जाता है। और इसमें कन्फ्यूजन का स्वाभाविक कारण भी है, क्योंकि अगर दो लाइट अलग तरह से किसी में लिया गया है, किसी में अलग तरह से लिया गया है, तो कन्फ्यूजन तो इसी जगह हो जाता है। इसलिए यहाँ पर हम कुछ वो पॉइंट बता रहे हैं ताकि इस तरह का कन्फ्यूजन जो हो ना हो। उसमें चार तरह का सिस्टम होता है, 4 टाइप का रेज होता है जो आप चुन सकते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ रेज which you can choose to sketch the ray diagram। रे डायग्राम खींचने के लिए 4 प्रकार का किरण है, उसको ध्यान देना चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर हम इसे कहते हैं रेज ऑफ लाइट इन कमांड। रेज ऑफ लाइट इन कमांड। रेज ऑफ लाइट इन कमांड का मतलब हुआ प्रकाश के किरणों, प्रकाश के किरणों की वैधता, या इसे ऐसे भी कह सकते हैं वैधता में प्रकाश की किरणें। देखिए भाई, तो वैधता में प्रकाश की किरणें, अब हम लोग को ये बात समझना है। और अब वैधता में प्रकाश की किरणें कैसी कैसी गुजर सकती है। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग कनकेव मिरर के लिए चल रहे हैं, फॉर कनकेव मिरर। तो यहाँ पर ध्यान देना है फॉर कनकेव मिरर के लिए। तो ए नंबर पॉइंट ले रहे हैं फॉर कनकेव मिरर। फॉर कनकेव मिरर, कनकेव मिरर का यहाँ पर स्पष्ट है, समझते ही हैं। अवतल दर्पण के लिए, अवतल दर्पण के लिए, अवतल दर्पण के लिए। तो हम लोग यहाँ पर ये समझेंगे कि प्रकाश की कौन कौन सी किरणें किसी ऑब्जेक्ट से निकल सकती है, निर्गत हो सकती है, और वह कैसे रिफ्लेक्ट कर सकती है। तो इस जगह ध्यान देते हैं हम लोग। यहाँ पर कनकेव मिरर के लिए ध्यान देना है। ये रहा कनकेव मिरर। ये कनकेव मिरर है, और उसके बाद फिर कन्वेक्स मिरर में भी समझेंगे। तो पहले कनकेव मिरर में ध्यान देना है। यह कनकेव मिरर है। यहाँ पर ये जो है इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, इट इज प्रिंसिपल एक्सिस, और ये इसका पोल है। ध्यान से समझना है, ध्यान से।
4 प्रकार की किरणें हम लोग यहाँ पर खींच सकते हैं। वो कौन कौन सी किरण होगी इस पर ध्यान देना है। उसके द्वारा कोई भी न्यूमेरिकल्स बनाने में, कोई भी थ्योरी पढ़ने में बहुत आसानी होगी। ऐसे तो 2 किरणों की ही जरूरत होती है, लेकिन 4 किरणें होती हैं यहाँ पर जो इमेज फॉर्म कर सकती है। तो यहाँ पे गौर करना है ये कौन कौन सी किरणें हैं। यहाँ हम लोग सबसे पहले ये एक ऑब्जेक्ट लेते हैं। इट इज द ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट हुआ, ये एक ऑब्जेक्ट हुआ, ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब इससे कौन कौन सी किरणें चलेगी ध्यान देना है। ये हो गया फोकस, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब यहाँ से जो एक लाइट चला ये सीधा एकदम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गया और ये इस तरह से पैरेलल गया। एक लाइट जो चला वो सीधा सेंटर ऑफ कर्वेचर से गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर से गया, इस पे 90 डिग्री पे पड़ा और वापस लौट गया। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से गया और वापस लौट गया। अब एक जो यहाँ से गया वो कौन था, वो गया सीधा पैरेलल और ये फोकस से होकर के वापस लौटेगा। आप सब अगर स्केच रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा से बन पाएगा, स्केच और पेंसिल के सहायता से। एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया। एक वो किरण भी है जो कि यहाँ से सीधा पोल पे गया और सीधा इस तरह से जो है रिफ्लेक्ट हो गया, तो ये हो गया। एक वो किरण भी है जो यहाँ से गया, नीला कलर का लेयर है, नीला कलर दिखना तो चाहिए सभी को। देखिए यहाँ से गया और ये सीधा चला गया फोकस पर और फिर यहाँ आ गया। तो अब इस तरह की ये सारी किरणें हैं। अब गौर करना है यहाँ पर कौन कौन सारी किरणें हो गई। तो 4 टाइप का रेज हो गया जो गुजर सकता है, जो इमेज बना सकता है। तो यहाँ पर ये हो गया नंबर 1, यहाँ आया। ये हो गया नंबर 2, यहाँ आया। ये हो गया नंबर 3, यहाँ आया। और ये हो गया नंबर 4। तो 4 प्रकार की किरणें हैं जो इमेज बना सकती है। इसमें आप केवल 2 प्रकार का भी चुन सकते हैं, इसमें से केवल 2 प्रकार का भी चुनकर इमेज बना सकते हैं। यू कैन ड्रॉ द रे डायग्राम बाय चूजिंग ओनली 2 रेज ऑफ लाइट। चलिए नोट कीजिए, आवाज और चित्र सभी को दिखाई पड़ रहा है, सुनाई पड़ रहा आवाज। सभी को साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। बहुत बढ़िया, धन्यवाद प्रेमराज, बहुत बहुत धन्यवाद आपकी सोच के लिए। और आगे विभास कुमार ने भी बहुत अच्छा लिखे हैं। तुम गिरकर उठते रहना, कुछ भी हो बस चलते रहना, ठोकरें कब रास्ता रोक पाएगी, अगर कोशिश में जाना है तो किस्मत भी पलट जाएगी। धन्यवाद, गुड मॉर्निंग विभास कुमार। चलिए पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, मन से पढ़िए। ये जो है रे ऑफ लाइट कौन कौन सा गुजर सकता है इसके बारे में बता रहे हैं। और इस पर अगर आप ध्यान देंगे कौन कौन लाइट कैसे गुजर सकता है, तो रे डायग्राम जो खींचेंगे न्यूमेरिकल के समय या थ्योरी के समय आसानी होगा कि हम कौन कौन का रे, कैसा कैसा रे ले सकते हैं ऑब्जेक्ट से, कैसा कैसा रे ले सकते हैं। नहीं तो पता नहीं चलेगा, कभी हरा वाला पीला वाला से बन गया, कभी हरा वाला ब्लू वाला से बन गया, तो किससे बन गया कुछ पता नहीं चलेगा। तो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ऐसा ही रे आप ले सकते हैं, इसके अलावा 5वां रे नहीं ले सकते। याद रहेगा ना। चलिए अब बताते हैं आगे। अब 5वां बताते हैं, सॉरी कन्वेक्स मिरर के लिए बताते हैं। देखिए फॉर कन्वेक्स मिरर तो यहाँ पर है बी नंबर फॉर
कन्वेक्स मिरर, फॉर कन्वेक्स मिरर उत्तल दर्पण के लिए, उत्तल दर्पण के लिए। देखिए भाई, उत्तल दर्पण के लिए हम लोग अब चल रहे हैं। उत्तल दर्पण के लिए अब ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ पर उत्तल दर्पण के लिए कैसा कैसा बनेगा ध्यान देना है। यहाँ से हम लोग उसी तरह का एक कन्वेक्स मिरर बना लिए और इसका एक साइड इस तरफ जो है पॉलिश कर दिए। पढ़ाई एकदम मन शांत करके होनी चाहिए, कोई हड़बड़ी अगर रखे तो गड़बड़ हो सकता है, इसलिए मन शांत करके पढ़ना है। देखिए यहाँ पर ये कन्वेक्स मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है और ये क्या है, पोल है। अब यहाँ हम लोग एक ऑब्जेक्ट लेते हैं, ये रहा ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है। अब इस ऑब्जेक्ट से कौन कौन सा लाइट गुजर सकता है, अब ये ध्यान देना है। ये हो गया फोकस, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो एक लाइट वो गुजर सकता है यहाँ से, एक लाइट वो गुजर सकता है जो कि इसके ठीक पैरेलल होगा। एक लाइट वो गुजरेगा जो इसके पैरेलल होगा, जो पैरेलल होगा वो यहाँ से फोकस होते हुए यहाँ से निकल जाएगा। दूसरा लाइट वो होगा जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा। ये रहा जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से गया, ये यहीं पर परपेंडिकुलर पड़ता है और लौट भी जाता है। आगे है तीसरा लाइट वो होगा जो यहाँ पर पड़ेगा और ये इस तरह से फिर, इसको पोल को भी हम हटा रहे हैं, यहाँ से इस तरह से फिर जो है ये इस तरह यहाँ से निकलेगा। ये तीसरा लाइट हुआ। अब देखिए चौथा लाइट कौन होगा। चौथा लाइट यहाँ पर है ये वाला जो कि पोल पर आएगा और यहाँ से ये इस तरह रिफ्लेक्ट करेगा और ये रहा चौथा लाइट। तो अब गौर कीजिए भाई, यहाँ पर जो है इस जगह देख सकते हैं कि यहाँ पर 4 प्रकार का लाइट हुआ और ये यहाँ पर क्या बना दिया, इमेज बना दिया। ये ऑब्जेक्ट है और ये क्या बन गया, इमेज बन गया। ये क्या है, फोकल लेंथ, ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। पिछले फिगर में भी यहाँ पे जो है क्या बन रहा है, इमेज बन रहा है, इमेज। तो ये इमेज बन रहा है और यहाँ पर भी जो है क्या बना, ये इमेज बना। तो कितने लाइट हम लोग इसमें यूज किए, 4 लाइट। तो इस 4 में से कोई 2, इस 4 में से कोई 2 लेकर हम लोग इमेज बना सकते हैं। तो कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, 4 में से कोई 2 ले सकते हैं। हो सकता है कि हम ये पीला और हरा वाला से ही बना लिए जो हम बनाए थे रे डायग्राम में, हो सकता है कि पीला और नीला वाला से बना लिए, ऐसा भी कर सकते हैं। तो 4 में से कोई 2 लेकर रे डायग्राम खींच सकते हैं। मुझे उम्मीद है आप सभी स्टूडेंट जो भी क्लास कर रहे हैं इस तरह का कन्फ्यूजन आगे नहीं होगा। ये मैंने इसलिए बताया ताकि कुछ स्टूडेंट का एक क्वेश्चन था कि सर इस बुक में इस तरह से दिया हुआ है और आप इस तरह से बता दिए हैं, तो इसमें क्या करेंगे। तो देखिए इस कन्फ्यूजन को ही हम दूर करने के लिए ये डायग्राम बताए हैं। आपका भी हो सकता है ये कन्फ्यूजन हो सकता है आपने नहीं पूछा। तो चलिए, तो जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं, जो मेहनत करते हैं, उसके दिमाग में क्वेश्चन भी आता है। जो पढ़ते नहीं है उसके दिमाग में क्वेश्चन भी नहीं आता है। इसलिए आप सभी तमाम स्टूडेंट को हमेशा मन से पढ़ना चाहिए। हम जो पढ़ाते हैं इसे भी आप पढ़िए और मेहनत कीजिए। तो देखिए यहाँ पर 4 रे हुआ, तो यहाँ पे कौन कौन रे हो गया। ये पहला किरण जो हो गया ये पीला वाला हो गया, दूसरा किरण जो है ये हरा वाला हो गया, तीसरा किरण जो है ये वाला हो गया जो इधर आ गया, और ये चौथा किरण जो है ये इधर आ गया। तो यहाँ पर 4 रे है और इस तरह से 4 रे ही हम लोग चुन सकते हैं किसी भी स्फेरिकल मिरर में इमेज बनाने के लिए। इस 4 में कोई भी 2 आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जो आपको इच्छा हो आप उसको यूज कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको अब इस तरह के रे डायग्राम बनाने में किरण कौन कौन लेना है नहीं लेना है इसके बारे में अब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्लियर है सबका। चलिए भाई, सभी का क्लियर हो गया है।
कि कौन कौन सा डायग्राम लेंगे, क्लियर है? यस सोनू राज, आपके भी क्वेश्चन का जवाब इसमें मिल गया है कि यहाँ पर किस तरह से डायग्राम लेना है। अगर कनकेव मिरर रहेगा तो इस तरह से आप दो डायग्राम, चार में से कोई दो किरण ले सकते हैं, और अगर कन्वेक्स रहा तो इसमें भी चार में से कोई दो ले सकते हैं। इस आपका इमेज बन जाएगा। चलिए थैंक यू, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। बढ़ते हैं हम लोग। पिंटू कुमार, पिंटू कुमार आप क्या नहीं समझ पा रहे हो? इसमें से सब अलग अलग रंग से दिखा दिए हैं, सब अलग अलग रंग से दिखा दिए हैं। कौन किरण आया, कैसे लौटा, सब अलग अलग कलर से दिखा हुआ है। ना कोई देखने में दिक्कत होनी चाहिए, ना समझने में होनी चाहिए। इसमें मैंने यही कहा, बहुत सिंपल भाषा में समझिए कि चार किरण में से कोई भी दो किरण लेकर इमेज बना सकते हैं। वो कनकेव के लिए भी है और कन्वेक्स के लिए भी है, दोनों बना दिए हैं। आप जिस समय जो मिरर यूज होगा न्यूमेरिकल में या किसी भी जगह पे उसका यूज कर सकते हैं। चलिए, थर्ड रे, थर्ड रे भी ऑब्जेक्ट से आया है। हिमांशु कुमार, थर्ड रे इज ऑल्सो कमिंग फ्रॉम ऑब्जेक्ट। जितने भी किरणें होगी सब ऑब्जेक्ट से आती है, जितने भी किरणें लेना होता है सब ऑब्जेक्ट से लेना होता है भाई। चलिए नेक्स्ट, अब हम लोग आगे बढ़ें और अब हम लोग बढ़ते हैं। और यहाँ पर है आपका इस जगह पारा एक्सियल एंड मार्जिनल रेज। देखिए आज का अगला पॉइंट है पारा एक्सियल एंड मार्जिनल रेज। सबसे पहले होगा पारा एक्सियल रेज किसे कहा जाता है, व्हाट इज पारा एक्सियल रेज। पारा एक्सियल रेज के बारे में देखिए, इस तरह का विजिबिलिटी साफ होगा, आप सब दिखता होगा आपको। कभी कभी बाय मिस्टेक्स ऐसा हो जाता है कि ब्लू पर अगर ब्लैक लिखा जाता है तो नहीं दिखाई पड़ता है, लेकिन ब्लू पर आपको व्हाइट साफ दिख रहा होगा, या येलो रहता है तो साफ दिखता है आराम से। देखिए तो यहाँ पर है पारा एक्सियल रेज। सबसे पहले आपको पारा एक्सियल रेज लिखना है, इसका हिंदी होता है उपाक्षीय किरणें। द रेज ऑफ लाइट वेरी क्लोज टू द प्रिंसिपल एक्सिस, इट इज कॉल्ड पारा एक्सियल रेज। अब इसका हम हिंदी लिख रहे हैं, और पहले एक बार मार्जिनल रेज के बारे में भी पढ़ देते हैं। मार्जिनल रेज दूरस्थ किरणें, द रेज ऑफ लाइट which are at some distance from the principal axis, it is called marginal range। अब इसका हिंदी लिखते हैं और इसको हम छोटा कर रहे हैं, गौर कीजिए। देखिए इतना पर तो दिख ही रहा होगा। सबसे पहला नंबर है पारा एक्सियल रेज क्या है। हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट हैं वो यहाँ से इस तरह लिख सकते हैं। देखिए द रेज ऑफ लाइट वेरी क्लोज टू द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रकाश की वह किरणें जो प्रधान अक्ष के बहुत करीब होती है, प्रधान अक्ष के बहुत करीब होती है, उसे उपाक्षीय किरणें कहते हैं, उसे उपाक्षीय किरणें कहते हैं। देखिए भाई, एक ऐसी किरणें जो प्रधान अक्ष से बहुत नजदीक होती है, उस प्रकार के किरणों को हम लोग उपाक्षीय किरणें कहते हैं। फिगर द्वारा भी अभी समझाएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी। तो गौर कीजिए, यहाँ पर प्रकाश की वह किरणें जो प्रधान अक्ष के बहुत करीब होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उपाक्षीय किरणें कहते हैं। इंग्लिश है द रेज ऑफ लाइट वेरी क्लोज टू द प्रिंसिपल एक्सिस, इट इज कॉल्ड पारा एक्सियल रेज। अब दूसरा है यहाँ पर दूसरा नंबर में है यहाँ पर क्या है, दूरस्थ किरणें। मार्जिनल रेज का मतलब हुआ दूरस्थ किरणें। ये देखिए दूरस्थ किरणें क्या है, द रेज ऑफ लाइट विच आर सम डिस्टेंस फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस। प्रकाश
प्रकाश की वह किरणें, प्रकाश की वह किरणें जो प्रधान अक्ष से कुछ दूरी पर होती है उसे दूरस्थ किरणें कहते हैं। उसे दूरस्थ किरणें कहते हैं। देखिए भाई, तो प्रकाश की वह किरणें जो प्रधान अक्ष से कुछ दूरी पर होती है उसे दूरस्थ किरणें कहते हैं। द रेज ऑफ लाइट विच आर सम डिस्टेंस फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस इट इज कॉल्ड मार्जिनल रेज। तो ये था, प्रकाश की दो प्रकार की किरणें होती है। वो किरण जो प्रिंसिपल एक्सिस से बहुत करीब होती है उसे हम लोग पैराक्सियल रेज कहते हैं। वो किरणें जो प्रिंसिपल एक्सिस से कुछ दूर होती है उसे मार्जिनल रेज कहते हैं। अब आगे है स्फेरिकल एब्रेशन। देखिए, स्फेरिकल एब्रेशन का मतलब होता है दर्पण में गोलीय दोष। स्फेरिकल एब्रेशन इन मिरर। मिरर यहाँ पर हम इसलिए यूज किए हैं क्योंकि स्फेरिकल एब्रेशन जो है लेंस में भी होता है। तो जब लेंस चैप्टर पे जाएंगे तो वहां पर आपको स्फेरिकल एब्रेशन बताएंगे लेंस के लिए, यहाँ पर अभी मिरर के लिए है, इसलिए यहाँ पर है स्फेरिकल एब्रेशन इन मिरर, दर्पण में गोलीय दोष। द फेल्यूर ऑफ द पैराक्सियल एंड मार्जिनल रेज टू पास थ्रू द सेम पॉइंट ऑन द रिफ्लेक्शन ऑफ ए स्फेरिकल सरफेस इज कॉल्ड स्फेरिकल एब्रेशन। इसका हिंदी हुआ, स्फेरिकल एब्रेशन का हिंदी हुआ उपाक्षीय किरणों, उपाक्षीय किरणों और दूरस्थ किरणों, उपाक्षीय किरणों और दूरस्थ किरणों के एक स्थान या बिंदु पर नहीं गुजर पाने के विफलता, नहीं गुजर पाने के विफलता को दर्पण का गोलीय दोष कहते हैं। दर्पण का गोलीय दोष कहते हैं। देखिए भाई, अब हिंदी मीडियम स्टूडेंट वाले के लिए हिंदी में सब कुछ लिखा हुआ है, इंग्लिश वाले के लिए इंग्लिश में सब कुछ लिखा हुआ है। तो जो मीडियम के स्टूडेंट हैं, अगर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं आप, तो इधर से आप अपने कॉपी में नोट कीजिए। अगर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो फिर इधर से नोट कीजिए। अगर दोनों मीडियम में चलना चाहते हैं कि इंग्लिश हो जानेंगे हिंदी हो जानेंगे तो फिर दोनों लिखिए। देखिए, तो गौर कीजिए, तो यहाँ पर तीन बात आया। पहला बात क्या था? पैरा एक्सियल रेज, वह किरण जो प्रिंसिपल एक्सिस से नज़दीक होती है। दूसरा क्या था? मार्जिनल रेज, वह किरण जो प्रिंसिपल एक्सिस से दूर होती है। और तीसरा क्या है? पैराक्सियल रेज और मार्जिनल रेज जब एक बिंदु पर नहीं गुजर पाती है उसकी विफलता को ही हम लोग दर्पण का गोलीय दोष कहते हैं। ये परिभाषा तो हो गया, लेकिन ये सारी बात यहाँ तभी समझ में आएगा जब फिगर को ध्यान से समझा जाए। अगर फिगर को ध्यान से समझते हैं आप सभी, तो वो बात दिमाग में सेटअप हो जाएगी कि कैसी होती है पैराक्सियल रेज, कैसी होती है मार्जिनल रेज, कैसे होता है स्फेरिकल एब्रेशन मिरर में। तो इसको दूर कैसे करेंगे, इसके होने का कारण क्या है और दूर कैसे करेंगे, बहुत सारी बातें हैं। इसका फॉर्मूला क्या होगा, बहुत सारा बातें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना है, समझना है। देखिए, अब गौर कीजिए, यहाँ पर हम लोगों का ये पूरा आपका इंग्लिश और हिंदी में हो गया है। ये हो गया पैराक्सियल रेज, ये हो गया मार्जिनल रेज, और फिर ये हो गया आपका, यहाँ पर हो गया आपका इसका
स्फेरिकल एब्रेशन का डेफिनेशन। तीनों का हो गया डेफिनेशन। अब यहाँ पे गौर कीजिए, देखिए अब फिगर द्वारा समझना है कि ये तीनों है क्या और इसका मान कितना होगा। देखिए भाई, यहाँ पर गौर करते हैं हम लोग, इस जगह ध्यान देने की जरूरत है। और अब हम लोग एक मिरर लेते हैं। देखिए ये एक मिरर है, ध्यान से समझना है और अच्छी से कॉपी में नोट करना है। यह रहा एक मिरर और इसका एक साइड जो है यहाँ पर पॉलिश कर दिए हैं, एक साइड पॉलिश कर दिए हैं। अब देखिए भाई, बार बार इस बारे में सोचना कि कनकेव मिरर में होगा, कन्वेक्स में होगा कि नहीं। साफ है स्फेरिकल मिरर में पढ़ रहे हैं तो दोनों में होगा ना, तो अब दोनों में होगा। एक में अगर समझ गए तो देखते हैं दूसरा में भी उसी तरह से होता है। एक में ध्यान से समझना है। देखिए यहाँ पर अब ये जो हम लोगों का मिरर है, इस मिरर में अब ये ध्यान देना है कि ये है इसका यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस और ये पोल है। इट इज द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ दिस मिरर एंड P इज पोल ऑफ द मिरर। अब ध्यान देना है, यहाँ से अगर कुछ किरणें होती है जो कि बहुत बहुत नज़दीक से आती है, ये किरणें इसके बहुत नज़दीक आ रही है। इस प्रकार की किरणें जो प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत नज़दीक आ रही है, यहाँ पर रिफ्लेक्शन के बाद ये एक पॉइंट पे मिल जाती है और जिस पॉइंट पे मिलती है इसको हम लोग पारा एक्सियल फोकस कहते हैं। ये FP से इसको डिनोट करते हैं, ये पारा एक्सियल फोकस है। तो दो किरणें जो प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत करीब है, जो प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत करीब है, वैसी किरणें जो प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत करीब है उसको पारा एक्सियल रेज कहते हैं। और वैसी किरणें जो प्रिंसिपल एक्सिस से दूर है, जो ऐसी किरणें जो प्रिंसिपल एक्सिस से दूर है उसको हम लोग मार्जिनल रेज कहते हैं। तो ये अब यहाँ पर अपना फोकस बनाया, ये भी अपना फोकस बनाया, ये भी अपना फोकस बनाया। तो देखिए दोनों अपना अपना फोकस बनाया। तो ऐसी किरणें जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत करीब है इसको हम लोग पारा एक्सियल रेज कहते हैं, पारा एक्सियल रेज। और ऐसी किरणें जो प्रिंसिपल एक्सिस से दूर है इसे हम लोग मार्जिनल रेज कहते हैं, इसी को मार्जिनल रेज कहते हैं। देखिए भाई, अब यहाँ पर जो फोकस बना है, दिस फोकस इज द मार्जिनल फोकस। तो ये पारा एक्सियल फोकस है और ये मार्जिनल फोकस है। तो दो फोकस यहाँ फॉर्म किया, एक वो फोकस बना जो कि पारा एक्सियल रेज के कटने से बना, एक वो फोकस बना जो कि मार्जिनल रेज के कटने से बना। आप सभी स्टूडेंट को पता है कि फोकस किसी में एक ही बनना चाहिए। फोकस क्या होना चाहिए? एक सिंगल फोकस होना चाहिए। तो जब सिंगल फोकस होना चाहिए तो यहाँ पे फोकस क्या हो गया? दो फोकस हो गया। तो दो फोकस हो गया मतलब सभी किरणें एक जगह मिलनी चाहिए, लेकिन एक जगह मिली नहीं, इसका मतलब अलग अलग फोकस बना है। अलग अलग फोकस का बनना ही स्फेरिकल एब्रेशन है। अलग अलग फोकस का बनना ही गोलीय दोष कहलाता है। अलग अलग फोकस का बनना ही गोलीय दोष कहलाता है। तो ये हो गया पारा एक्सियल रेज जो पीला रंग का लिए है। ये हो गया मार्जिनल रेज। तो मार्जिनल रेज क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस से दूर होती है। और पारा एक्सियल रेज क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस के करीब होती है। तो प्रिंसिपल एक्सिस के जो करीब होगी वो क्या कहलाएगी? पारा एक्सियल रेज। प्रिंसिपल एक्सिस से जो दूर होगी वो क्या कहलाएगी? मार्जिनल रेज। दोनों किरणें अगर अलग अलग फोकस बनाती है, इस प्रकार के दोष को क्या कहते हैं? गोलीय दोष कहते हैं। इसे ही स्फेरिकल एब्रेशन कहते हैं। अब यहाँ पर गौर करना है, इस जगह गौर करना है वेयर एफ पी इक्वल टू पारा एक्सियल फोकस। एफ जो है, एफ ये पारा एक्सियल फोकस है क्योंकि पारा एक्सियल किरणें यहाँ मिल रही है। और ये जो एफ एम है इट इज द मार्जिनल फोकस। ये क्या है? मार्जिनल फोकस है। तो यहाँ पर हो गया, ये हो गया उपाक्षीय फोकस, ये हो गया दूरस्थ फोकस। हिंदी में इसे क्या लिखेंगे? हिंदी में इसे हम लोग लिख सकते हैं उपाक्षीय फोकस। उपाक्षीय फोकस, ये हो गया उपाक्षीय फोकस।
और ये हो गया दूरस्थ फोकस, ये हो गया दूरस्थ फोकस। तो देखिए भाई, उपाक्षीय फोकस और दूरस्थ फोकस, तो यहाँ पर ये बन गया उपाक्षीय फोकस, ये हो गया दूरस्थ फोकस। अब आगे आगे ध्यान देना है, ये कलर ऐसे करके ध्यान देना है। देखिए इस कलर वाला लाइट को ध्यान से देखिए, ऐसे मिला। ये जो कौन कलर है, पिंक, ये पिंक कलर वाला जो खींचे, ये एक ग्राफ बना, इसको हम लोग रिफ्लेक्शन कॉस्टिक कहते हैं, जो कि सभी परावर्तित किरणों को टच करती है। देखिए हरा वाला को भी टच किया और देखिए पीला वाला को भी टच किया, परावर्तित किरणों को। तो परावर्तित किरणों को ये जो है ये भी परावर्तित हो रही है और वो भी परावर्तित हो रही है। तो जो किरणें यहाँ पर परावर्तित हो रही है, तो सभी परावर्तित किरणों को अगर कोई कर्व टच करता हो, इट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन कॉस्टिक। तो इसे हम लोग रिफ्लेक्शन कॉस्टिक कहते हैं। इट इज द रिफ्लेक्शन कॉस्टिक, इट इज रिफ्लेक्शन कॉस्टिक, इसे हम लोग रिफ्लेक्शन कॉस्टिक कहते हैं। इट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन कॉस्टिक। देखिए भाई, तो ये जो कर्व है जो कि परावर्तित दोनों किरणों को टच कर रही है या जितने भी किरणें सबको टच कर रही है, इस प्रकार के रेज को हम लोग, कर्व को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन कॉस्टिक बोलते हैं। अब ध्यान देना है, रिफ्लेक्शन कॉस्टिक यहाँ पर तब क्या है। देखिए तो रिफ्लेक्शन कॉस्टिक किसे कहते हैं, व्हाट इज रिफ्लेक्शन कॉस्टिक, रिफ्लेक्शन कॉस्टिक, इसी को, वाह लाइन कट गया है। अब इसमें कुछ क्वेश्चन का जवाब दीजिए, जनरेटर देखते हैं चलता है तो फिर आगे का क्लास चलेगा। फिगर तो आप सब बना ही लिए होंगे। देखिए दिवेश कुमार, साफ साफ तो लिखा हुआ था, फिर क्यों नहीं साफ देख पाते हैं। फिगर को नोट करना था नेहा कुमारी। चलिए कोई बात नहीं, अगर नहीं नोट कर पाए हैं तो आपके लेक्चर वीडियो में होगा, थोड़ा सा स्लाइड कीजिएगा, पीछे मिल जाएगा। अभी फिगर समझाना बाकी है, अभी फिगर और समझाएंगे, और फिगर जब समझाएंगे तो फिर, अभी तो इसमें बहुत काम बाकी था। लाइन कट गया है इसलिए थोड़ा सा रुकना पड़ा है, लाइन आ रहा जाएगा तुरंत। चलिए भाई जवाब दीजिए, क्वेश्चन है, बताना है। माइक्रोवेव का खोज किस वैज्ञानिक ने किया। माइक्रोवेव इज डिस्कवर्ड बाय साइंटिस्ट, माइक्रोवेव इज डिस्कवर्ड बाय साइंटिस्ट। माइक्रोवेव का खोज किस वैज्ञानिक ने किया। माइक्रोवेव का खोज किस वैज्ञानिक ने किया, जल्दी से बताइए। सबसे पहला जवाब दिए हैं सिंगराज मार्कोनी, सही जवाब है। माइक्रोवेव का खोज मार्कोनी ने किया, ये बिल्कुल सही है, लेकिन उसमें जो है माइक्रोवेव के बारे में अगर हम लोग देखें तो जगदीश चंद्र बोस का भी नाम उसमें आता है, इसलिए इसको भी आपको याद रखना है। तो वाजिब में मार्कोनी ने ही किया था। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। लाइन आ चुका है, समय बीत रहा है और आगे बढ़ते हैं हम लोग, उसको समझना है सभी को क्लियर। अभी देखिए क्लास चलते चलते लाइन कट जाता है तो बड़ा मन निराश होता है, बीच में पढ़ाते हुए अगर कुछ डिस्टरबेंस होता है तो बड़ा मन दुखी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे हम लोग अभी समझ रहे थे रिफ्लेक्शन कॉस्टिक के बारे में। देखिए रिफ्लेक्शन कॉस्टिक के बारे में समझना था। देखिए भाई, तो रिफ्लेक्शन कॉस्टिक क्या है इसके बारे में समझना था हम लोग को। एक बार हम तेजी से फिगर बना देते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट बना चुके होंगे।
अगर नहीं बनाए हैं तो आप तेजी से बना लीजिएगा। देखिए तेजी से जो फिगर बना लिए हैं उसको बहुत बहुत धन्यवाद। जो नहीं बना पाए हैं वो तेजी से बनाना है उसको। देखिए ये मिरर है, मिरर का किनारा भी ले सकते हैं, M1 M2 ये किनारा है मिरर का। अब यहाँ से ये जो है पोल है, और यहाँ से जो लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत करीब से आता है उसे हम लोग पैराएक्सियल रेज कहते हैं। इज द पैराएक्सियल रेज जो प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत करीब से आया, ये जहाँ पे कट गया इसे हम लोग पैराएक्सियल फोकस कहते हैं। और फिर यहाँ से जो लाइट आया जो दूर है, प्रिंसिपल एक्सिस से दूर है और यहाँ पे कटा, इसको हम लोग क्या कहते हैं, मार्जिनल रेज, और इसको मार्जिनल फोकस कहते हैं। और उसके बाद जो यहाँ से इसको टच करते हुए गया इसको हम लोग रिफ्लेक्शन कॉस्टिक कहते हैं। इट इज रिफ्लेक्शन कॉस्टिक, जो कि इसको टच करते हुए गया, इधर भी इसको टच करते हुए आया, इट इज रिफ्लेक्शन कॉस्टिक। अब यहाँ पर हम 23 से सबका नाम लिख दे रहे हैं। यहाँ पर ये जो है एफ पी है, ये जो है एफ एम है, और यहाँ से लाइट ये जो है इसका रिफ्लेक्ट हुआ है, रिफ्लेक्ट हुआ है, ये रिफ्लेक्ट हुआ है। ये कर्व है, कर्व में देना जरूरी नहीं है। अब आगे बढ़ना है। यहाँ पर इस जगह जो है इसका जो नाम है पारा एक्सियल रेज है। फिगर लाइन कटने से दोबारा बनाना पड़ गया। देखिए पारा एक्सियल रेज है और ये जो है मार्जिनल रेज है, मार्जिनल रेज है, और ये जो है रिफ्लेक्शन कॉस्टिक है। इट इज रिफ्लेक्शन कॉस्टिक। तो रिफ्लेक्शन कॉस्टिक के बारे में बता रहे थे। तो देखिए भाई, तो रिफ्लेक्शन कॉस्टिक क्या है इसके बारे में समझा रहे थे। तो रिफ्लेक्शन कॉस्टिक क्या है, व्हाट इज रिफ्लेक्शन कॉस्टिक, तो यहाँ पर गौर करना है। रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन कॉस्टिक, रिफ्लेक्शन कॉस्टिक का दूसरा नाम कॉस्टिक कॉस्टिक कर्व है। रिफ्लेक्शन कॉस्टिक का दूसरा नाम क्या है, कॉस्टिक कर्व है। इसको हम लोग हिंदी में परावर्तक वक्र कहते हैं। परावर्तन परावर्तन वक्र, परावर्तन वक्र इसको हिंदी में कहते हैं। ये क्या है रिफ्लेक्शन कॉस्टिक, व्हाट इज रिफ्लेक्शन कॉस्टिक। देखिए when the curve when the curve touch the all touch the all rays of light, all rays of light after reflection, it is called reflection curve, it is called reflection curve। देखिए भाई, इसका इंग्लिश हम लिखे हैं तो इसका हिंदी आप सबको अपने से लिखना पड़ेगा। जब इंग्लिश लिखा रहता है तो हिंदी हम लिख देते हैं, लेकिन इसका हिंदी हम अपने लिखेंगे, इसका बोलेंगे। जब जब कोई वक्र जब कोई वक्र परावर्तन के बाद सभी परावर्तित किरणों को स्पर्श करती है तब उसे परावर्तन वक्र कहते हैं, तो याद रखना है परावर्तन वक्र क्या है, जितने भी परावर्तित किरण है वो सबको टच करती है, और इस प्रकार के वक्र का नाम क्या है, रिफ्लेक्शन कर्व है। इसी को रिफ्लेक्शन कर्व कहा जाता है। अब ये देखना है हम लोगों को कि इसमें स्फेरिकल एब्रेशन का मान कितना होगा, मैथमेटिकल फार्मूला फॉर स्फेरिकल एब्रेशन। तो देखिए भाई, मैथमेटिकल फार्मूला
मैथमेटिकल फार्मूला फॉर स्फेरिकल एब्रेशन। मैथमेटिकल फार्मूला फॉर स्फेरिकल एब्रेशन मतलब गोलीय दर्पण के लिए गणितीय सूत्र। गोलीय दर्पण के लिए गणितीय सूत्र। देखिए भाई, तो मैथमेटिकल फार्मूला जो है क्या होगा, अब ये समझना है। व्हाट इज द मैथमेटिकल फार्मूला फॉर द स्फेरिकल एब्रेशन। बहुत से जगहों पर आपको केवल स्फेरिकल एब्रेशन क्या है यही मिलता है, लेकिन इसका फार्मूला नहीं मिलता है। देखिए, इसका फार्मूला बताने जा रहा हूँ, गौर करके समझिएगा। देखिए भाई, इसका फार्मूला क्या होगा। ये जो स्फेरिकल मिरर है, स्फेरिकल मिरर जो है, ये स्फेरिकल मिरर साफ है कि यहाँ पर इसमें कंसेप्ट डेवलप होता है और इसमें जो स्फेरिकल एब्रेशन होता है उसका स्फेरिकल एब्रेशन का एक फार्मूला डेवलप होता है। क्या फार्मूला है? द स्फेरिकल एब्रेशन इज directly proportional to the square of height of the marginal ray but it is inversely proportional to the radius of curvature of the mirror। रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर। देखिए भाई, तो पहले से कुछ लिखा रहता है तो फिर हिंदी तेज से लिखने में ठीक रहता है, लेकिन अगर इंग्लिश भी लिखते हैं तो फिर हिंदी तो अब बोल रहे हैं, ध्यान से लिख लीजिए। दर्पण में गोलीय दोष दूरस्थ किरणों के ऊंचाई के वर्ग के समानुपाती होता है। दूरस्थ किरणों के ऊंचाई के वर्ग के समानुपाती होता है, लेकिन इसके वक्रता त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखिए भाई, तो यही है गोलीय दोष का मैथमेटिकल फार्मूला। आप पढ़े हो या नहीं पढ़े हो ये तो अब आप जानो, लेकिन हम यहाँ पर आपको पढ़ा रहे हैं, इसको पढ़ लीजिए, बहुत काम देने वाला है। देखिए यहाँ पर गौर कीजिए, ये बुक में मिला या नहीं मिला ये तो अब आपने देखा होगा, आप सभी स्टूडेंट ने। अब यहाँ पर गौर कीजिए, इस जगह ये कंसेप्ट है। अब यहाँ पर सबसे पहली बात ये है कि स्फेरिकल एब्रेशन कब नहीं हुआ? तब नहीं हुआ जब सभी किरणें एक जगह कट गया। कब हुआ? जब सभी किरणें अलग अलग जगह कटा। तो यहाँ पर गौर कीजिए इस जगह कि ये एक मिरर है और इस मिरर में जितनी भी किरणें आई हैं ये एक मिरर है, इसको यहाँ पर पॉलिश किया गया है, मिरर है ये, और इसमें जितनी भी किरणें आई है सभी अगर एक ही पॉइंट पर कटती है, देयर इज नो एनी स्फेरिकल एब्रेशन, इसमें कोई भी गोलीय दोष नहीं है। अगर सभी किरणें एक ही स्थान पर कटती है, इसमें सभी किरणें जब एक स्थान पर कट गई, इसमें कोई गोली दोष नहीं है, इसमें गोली दोष है ही नहीं,
क्योंकि सब किरण एक जगह कट गया, तो यहाँ पर लिख सकते हैं नो स्फेरिकल एब्रेशन, नो स्फेरिकल एब्रेशन, इसमें कोई स्फेरिकल एब्रेशन नहीं है, नो स्फेरिकल एब्रेशन, इसमें स्फेरिकल एब्रेशन है ही नहीं। अब ये ध्यान देना है कि जब ये सभी किरणें अलग अलग कट जाएगी तब गोलीय दोष हो जाएगा। तो गोलीय दोष जो होगा ये तब होगा जब ये सभी किरणें अलग अलग कटेगी। अब ध्यान दीजिए फिर से, यहाँ पर ये रहा मिरर, और अब इसमें गोलीय दोष कब होगा, अब ये ध्यान देना है। अभी पढ़ाए थे कि इसमें दो प्रकार की किरणें काम करती है, एक पैराक्सियल रेज हो जाती है और एक दूसरा मार्जिनल रेज हो जाती है। तो पैराक्सियल रेज और मार्जिनल रेज, यहाँ पर ये इसका पोल है इस जगह। अब यहाँ से हम लोग जैसे ही लाइट को यहाँ से इस पर गुजारते हैं तो इसका एक फोकस बन जाता है मार्जिनल रेज के कारण, और फिर इसका एक दूसरा फोकस बन जाता है, एक दूसरा फोकस बन जाता है, और ये फोकस जो बनता है ये मार्जिनल रेज के कारण बनता है, ये मार्जिनल रेज के कारण बनता है। तो अब हम लोग कह सकते हैं ना भाई कि यहाँ पर दो अलग अलग फोकस बन गया, ये हो गया फोकस पैराक्सियल का और ये हो गया फोकस मार्जिनल का। तो दो फोकस जो बना यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यही तो दोष हुआ, इट इज स्फेरिकल एब्रेशन। ऐसा इसमें नहीं था, ऐसा इसमें नहीं था, एक ही फोकस बना था, इसलिए इसमें कोई गोलीय दोष नहीं है। इसमें स्फेरिकल एब्रेशन इतना सा डेवलप कर गया है, इट इज स्फेरिकल एब्रेशन, यही स्फेरिकल एब्रेशन है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि इसमें स्फेरिकल एब्रेशन डेवलप कर गया है, इट इज द स्फेरिकल एब्रेशन, यही है स्फेरिकल एब्रेशन। तो स्फेरिकल एब्रेशन इसमें डेवलप कर गया है, गोलीय दोष इसमें उत्पन्न हो गया है। तो जब गोलीय दोष उत्पन्न हो गया तो फिर गोलीय दोष का मान होगा क्या, तो गोलीय दोष यहाँ पर जो है एफ पी और ये एफ एम इक्वल टू एस एम, तो ये हो गया गोलीय दोष। एफ पी से लेकर के एफ एम तक यही है स्फेरिकल एब्रेशन इन मिरर, स्फेरिकल एब्रेशन मिरर में हो रहा है। तो यहाँ पर स्फेरिकल एब्रेशन डेवलप हुआ। स्फेरिकल एब्रेशन इज डिनोटेड बाय, इस तरह से एसएम से, स्फेरिकल एब्रेशन को डिनोट किससे करेंगे, एसएम से करेंगे। अब देखिए स्फेरिकल एब्रेशन जब हम लोग एसएम से डिनोट कर रहे हैं, अभी आपने देखा इसमें कोई भी स्फेरिकल एब्रेशन नहीं है क्योंकि सभी किरणें एक जगह कट रही है। यहाँ पर स्फेरिकल एब्रेशन हो रहा है क्योंकि यहाँ पर मार्जिनल और पैराक्सियल दोनों अलग अलग फोकस बना रही है, तो स्फेरिकल एब्रेशन डेवलप हो गया, इतना सा ये स्फेरिकल एब्रेशन है, इट इज स्फेरिकल एब्रेशन। अब ये पॉइंट बनता है कि स्फेरिकल एब्रेशन का मान कितना होगा। द स्फेरिकल एब्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ हाइट, ये उसके हाइट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा। हाइट किसका भाई, मार्जिनल रे का हाइट, यहाँ से इतना सा ये हाइट, ये हाइट, दिस हाइट ऑफ द मार्जिनल रे, यहाँ से यहाँ तक का ये हाइट हो गया h, और यहाँ से यहाँ तक का ये हाइट हो गया h, क्योंकि दोनों तरफ की हाइट क्या होगी, बिल्कुल इक्वल होगी ना एक मार्जिनल किरण की, ये हाइट। अब ध्यान दीजिए ये हाइट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा। तो हम लोग जब कंसेप्ट को फॉलो करेंगे तो यहाँ पे लिख सकते हैं नाउ स्फेरिकल एब्रेशन एस एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच स्क्वायर। स्फेरिकल एब्रेशन तब यहाँ पर किसके प्रोपोर्शनल होगा, एच स्क्वायर का। अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट द स्फेरिकल एब्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइट ऑफ स्क्वायर ऑफ मार्जिनल रेज। ये मार्जिनल रेज का जो हाइट है इसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, बट इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ कर्वेचर, बट इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये रेडियस ऑफ कर्वेचर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पर अब दोनों को जब हम लोग एक साथ करते हैं, दोनों को जब एक साथ करेंगे तो देखिए क्या होगा, और ये हो जाएगा एस एम प्रोपोर्शनल टू, ये हो जाएगा एच स्क्वायर बाय आर, ये हो जाएगा एच स्क्वायर बाय आर। तो यहाँ पर एच स्क्वायर बाय आर हो जाएगा। प्रोपोर्शन से इक्वल में लाते हैं इसको, देखिए प्रोपोर्शन से जब इक्वल में लाएंगे और यहाँ पर प्रोपोर्शनल से इक्वल में ला रहे हैं, यहाँ पर हो गया एच स्क्वायर बाय आर। यहाँ पर ये के जो है एक प्रकार का कांस्टेंट है, वेयर के इक्वल टू
constant, but this constant is the numerical constant whose value is 1/4. इसका वैल्यू कितना लेते हैं? 1/4 लेते हैं। 1/4 क्यों लेते हैं? क्योंकि अगर ये मिरर बना हुआ है इसमें से, इसमें स्फेरिकल सरफेस से ही ना मिरर बनता है, स्फेरिकल सरफेस से मिरर बनता है। इसमें से अगर हम देखते हैं इसका रेडियस ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो इसका 4 रेडियस है। अगर हम 4 मतलब पार्ट हो रहा है इस तरह से, यहाँ पर इसको हम पॉलिश कर दें तो मिरर इक्वल में इधर से भी बन सकता है, इक्वल में मिरर इधर से भी बन सकता है, इक्वल में मिरर इधर से भी बन सकता है, इधर से भी बन सकता है। 1 2 3 4 इस स्थिति में ये मिरर फॉर्म कर सकता है। इसका पूरे स्फेरिकल सरफेस का एक कौन सा भाग? चौथा भाग। तो इससे भी हम लोग जो है जनरली इसके दोष को इमिट कर सकते हैं। एब्रेशन के लिए वैल्यू ये हो गया 1/4 और इंटू h²/r। तो यहाँ पर स्फेरिकल एब्रेशन का जो फार्मूला है ये हो गया h²/4r। इट इज़ द फार्मूला ऑफ स्फेरिकल एब्रेशन। इसका ये मैथमेटिकल फार्मूला आ गया। तो मैथमेटिकल फार्मूला स्फेरिकल एब्रेशन का होता है h²/4r। अब प्रश्न ये है, स्फेरिकल एब्रेशन का मैथमेटिकल फार्मूला आपके सामने आ गया और आ गया h²/4r। अब देख सकते हैं यहाँ h क्या है? इट इज़ द हाइट ऑफ मार्जिनल रेज एंड r इज़ द रेडियस ऑफ कर्वेचर। एक बार यहाँ पर फिर से हम लोग लिख सकते हैं, इस जगह वेयर करके यहाँ पर लिख सकते हैं h इक्वल टू हाइट ऑफ मार्जिनल रेज, h इक्वल टू हाइट ऑफ मार्जिनल रेज एंड r इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर, r इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर, r इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो देखिए भाई, अब आपको ये चीज़ किसी बुक पे मिला या नहीं मिला, कहीं पढ़े या नहीं पढ़े, ये तो अब आपको पता होगा, लेकिन मैंने यहाँ पर इसे बता दिया है और ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। स्फेरिकल एब्रेशन जो है यहाँ पर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है h² का, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस का। ये h²/r हो गया, कांस्टेंट आ गया, इसका बाइसेक्ट कर दिए, 1/4 इसका वैल्यू लिया गया, h²/4r होता है। चलिए इसको तेजी से नोट कर लीजिए। देख लीजिए पूरा। थैंक यू अरबाज खान, आपके सोच के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अरबाज खान। चलिए सभी का क्लियर हो गया। अब आपको ये बताने जा रहा हूँ, एक बार हम ऊपर से इसको पूरा स्लाइड कर देते हैं। हो सकता है खड़ा रहने पे कभी कभी कोई चीज़ अगर दिखाई नहीं पड़ता है, तो यही स्फेरिकल एब्रेशन हुआ जिसका मान यहाँ पे हम लोग निकाल रहे हैं। इसमें कोई स्फेरिकल एब्रेशन नहीं है, इसमें स्फेरिकल एब्रेशन हुआ और इसी स्फेरिकल एब्रेशन का मान हम लोग निकाले हैं। एक बार ऊपर से आपको दिखा दे रहे हैं, ताकि कभी कभी होता है खड़ा रहने पे कोई पोर्शन जो है दिखाई नहीं पड़ता है। देखिए, और यहाँ पर देखिए इस तरह से आपको अभी तुरंत पढ़ाते हुए गए हैं। इसका पीछे डेफिनेशन पढ़ा दिए थे। अब यही है आपका स्फेरिकल एब्रेशन, इसका डेफिनेशन आपको पीछे पढ़ाए थे। अब स्फेरिकल एब्रेशन के बाद हम लोग यहाँ पर इसके मैथमेटिकल टर्म पर आए हैं और फिर मैथमेटिकल टर्म के बाद आपको इसका फिगर बताते हुए, इसमें स्फेरिकल एब्रेशन नहीं है, इसमें है, और यहाँ पर इसमें जो है अब यहाँ से स्फेरिकल एब्रेशन का फार्मूला निकल गया और अब इसका मान हम लोग को प्राप्त हो गया। देखिए भाई, देखिए टाइम हो गया, लेकिन अगर इस जगह छोड़ देंगे तो फिर जितना समझे हैं वो फिर पूरा क्लियर नहीं हो पाएगा। अब ये समझ लेना जरूरी है, स्फेरिकल एब्रेशन जो हो गया इसको दूर कैसे करेंगे। हाउ कैन वी रिमूव द स्फेरिकल एब्रेशन, स्फेरिकल एब्रेशन को दूर कैसे करेंगे। देखिए स्फेरिकल एब्रेशन को दूर कैसे करेंगे। देखिए प्रशांत शाह, मिरर का बहुत सारा इक्वल पार्ट हो सकता है, बिल्कुल सही बात आपने कहा, लेकिन 4 भाग बहुत साधारण पार्ट है इसका, और इसका 4 पोर्शन हम लोग कर सकते हैं। इट इज़ द जनरल पार्ट एंड सो वी कैन टेक बाय यूजिंग 4th पार्ट एंड 1/4।
चलिए अब इसका इसका रिमूवल देखिए, हाउ कैन बी रिमूव द स्फेरिकल एब्रेशन। हाउ कैन वी remove the spherical aberration? How can we remove the spherical aberration? गोलीय दोष को दूर हम लोग कैसे दूर कर सकते हैं? गोलीय दोष को हम लोग कैसे दूर कर सकते हैं? गोलीय दोष को हम लोग कैसे दूर कर सकते हैं? देखिए भाई, सभी बच्चों को ध्यान देना है। गोलीय दोष क्या है इसके बारे में पढ़े। गोलीय दोष में पैराक्सियल रेज क्या है इसके बारे में पढ़े। मार्जिनल रेज क्या है इसके बारे में पढ़े। पैराक्सियल फोकस क्या है, मार्जिनल फोकस क्या है, रिफ्लेक्शन कॉस्टिक किसे कहा जाता है इसके बारे में पढ़े। गोलीय दोष का मैथमेटिकल फार्मूला क्या होता है, इसका क्या कंसेप्ट है इसके बारे में पढ़े। अब ये समझना है कि गोलीय दोष को दूर कैसे कर सकते हैं। देखिए, गोलीय दोष को दूर करने का क्या क्या उपाय है। पहला नंबर, फर्स्ट पॉइंट हम लोग चुनते हैं और पहला नंबर है टू डिक्रीज द एपर्चर ऑफ द मिरर। टू डिक्रीज द एपर्चर ऑफ द मिरर। दर्पण के द्वारक को कम करके 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 दर्पण के द्वारक को कम करके। देखिए भाई, पढ़ाए थे एक दिन बेसिक पॉइंट ऑफ मिरर, उसमें बताए थे दर्पण का द्वारक क्या है, फोकल लेंथ क्या है, फोकस क्या है, पोल क्या है, सब बात बताए थे। दर्पण का द्वारक यानी दर्पण की ऊपर से नीचे तक का लंबाई, उसको दर्पण का द्वारक कहते हैं। तो दर्पण का द्वारक जब कम कर देंगे तो ऑटोमेटिकली गोलीय दोष खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, ध्यान दीजिए, इस जगह दर्पण के द्वारक को कम करके, ये रहा दर्पण, ये दर्पण है और इस दर्पण में गोलीय दोष जो है हो रहा है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब इस जगह हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से ये जो है आया, लाइट आया, ये प्रिंसिपल एक्सिस पहले ले लीजिए, उसके बाद लाइट देते हैं। ये लाइट अब इस पर जो है आया, यहाँ से लाइट आया, लाइट आया, लाइट आया और भी आया। अब जितना लंबा द्वारक बढ़ेगा, ये इसका द्वारक अगर बढ़ेगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये इसका क्या है, एपरेचर है, इट इज एपरेचर। इसी को हम लोग एपरेचर कहते हैं। ये एपरेचर है, M1 से लेकर के M2 तक क्या है, एपरेचर है। अगर जितना ये एपरेचर बढ़ेगा तो लाइट मार्जिनल उतनी ज़्यादा आएगा। अगर एपरेचर घटाएंगे तो मार्जिनल रेज कम आएगा, पैराक्सियल रेज ज़्यादा हो जाएगा। तो जब पैराक्सियल रेज हो जाएगा तो फिर फोकस एक ही बन जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में अगर हम इसको कटिंग कर देते हैं, इतना सा काट देते हैं, इतना सा काट देंगे, तो यहाँ पर जो है, अब जो है यहाँ पर गोलीय दोष खत्म हो जाएगा। देखिए, यहाँ पर गोलीय दोष खत्म हो जाएगा। इसका छोटा सा द्वारक ले लिए, इतना सा जो द्वारक था इतना सा कटिंग कर दिए, और अब जब इसको कटिंग कर दिए तो यहाँ पर अब इतने सा द्वारक बचा। अब जब इतने सा द्वारक बच गया तो इसमें गोलीय दोष अब जो है नहीं होगा। अब इसमें गोलीय दोष नहीं होगा क्योंकि दर्पण का जो द्वारक है वो छोटा हो गया।
अब इसमें गोलीय दोष नहीं होगा, इसमें गोलीय दोष नहीं होगा। दर्पण के द्वारक को छोटा करके हम लोग गोलीय दोष को दूर कर सकते हैं। तो गोलीय दोष को दूर कर सकते हैं। यहाँ पर गोलीय दोष यहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर सभी किरणें अलग अलग स्थान पे कटेंगी। यहाँ पर कुछ किरणें इस जगह कट रही हैं, कुछ किरणें यहाँ पे कट रही हैं, सभी किरणें अलग अलग जगह पे कटेंगी और इसलिए इसमें गोलीय दोष होने की संभावना है। इसमें गोलीय दोष हो रहा है। द्वारक का मान कम कर दिए तो यहाँ पर इस जगह से हम लोग इसको, अब हम लोग यहाँ पर मान लीजिए ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। M1 से M2 तक था, अब ए से बी कर दिए। तो ए से बी जब कर दिए, द्वारक इतना था इतना कर दिए, तो हमारा गोलीय दोष क्या हो गया, खत्म हो गया। या ए से बी कर दिए, ए से बी हम लोग यहाँ ना लेकर यहाँ पे लीजिए, इस जगह ये बी ठीक था, यहाँ पे बी है और ये ए है, तो ए से बी कर दिए। तो ए से बी कर देंगे तो द्वारक जब छोटा कर देंगे तो जो है मार्जिनल रे जो है सब हट जाएगा और फिर जो है गोलीय दोष दूर हो जाएगा। दूसरा नंबर है नंबर 2, बाय यूजिंग ए स्टॉपर। देखिए भाई, बाय यूजिंग ए स्टॉपर, अब एक स्टॉपर का यूज करते हैं। स्टॉपर का यूज करते हैं मतलब बाधा का उपयोग करके, बाधा का उपयोग करके, देखिए भाई, बाधा का उपयोग करके अब द्वारक को घटा देंगे तो गोलीय दोष दूर हो जाएगा, पहला बात। दूसरा, बाधा को दूर करके, बाधा का उपयोग करके। बाधा का उपयोग कैसे करेंगे, यहाँ देखिए, बाधा का उपयोग हम लोग कैसे करेंगे बच्चों, गौर करना है। यहाँ पर ये रहा इस तरह से, इस जगह यहाँ पर ये रहा प्रिंसिपल एक्सिस और ये मिरर रहा। बाधा यहाँ पर क्या करते हैं ना, बड़ा सा इस जगह बाधा रख दिए। अब इसको तो वो लाइट पार नहीं कर पाएगा, इधर भी जो है ना बाधा लगा दिए, कुछ लकड़ी का, प्लास्टिक का, कोई चीज़ का रख दिए इसमें। ये क्या हो गया, ऑब्स्टेकल हो गया, स्टॉपर हो गया। अब इसमें लाइट बेचारा जा ही नहीं पाएगा। अब लाइट जो है यहाँ से आएगा और यहाँ से ही इतने सा लाइट आ पाएगा, इसमें जो जाएगा वहाँ पहुँच ही नहीं पाएगा, इसमें जो लाइट आया वहाँ पहुँच ही नहीं पाएगा। इसलिए बाधा का उपयोग कर दिए हम लोग, और अब बाधा का उपयोग जब कर दिए तो अब लाइट यहाँ पर सब एक ही पॉइंट पे मिल गया, तो अब जो है इस प्रकार का दोष दूर हो गया। तो यहाँ पे गोलीय दोष नहीं हुआ, तो ये क्या हुआ, स्टॉपर। इट इज द स्टॉपर। ये क्या हुआ, स्टॉपर हुआ। स्टॉपर का यूज करके हम लोग गोलीय दोष को दूर कर सकते हैं बाय यूजिंग स्टॉपर। स्टॉपर जब इतने रख दिए, इधर लकड़ी रख दिए, गुटखा कोई चीज़ का रख दिए, कोई सामान रख दिए, तो इतने शासन लाइट आएगा, रिफ्लेक्ट होगा। इसलिए यहाँ पर हम लोग बाधा का उपयोग करके जो है गोलीय दोष को दूर कर सकते हैं। दूसरा हो गया। तीसरा उपयोग देखिए, अब तीसरा उपयोग क्या है, तीसरा उपयोग यहाँ पर है नंबर 3। इसको थोड़ा सा और स्टॉपर को यहाँ पर हम बढ़ा दे रहे हैं ताकि लगेगा मन में क्या कि बगलों से तो लाइट यहाँ पे जा सकता था। यहाँ देखिए, यहाँ तक का बाधा है, इसका यहाँ तक का बाधा है ना। अब ठीक है, अब आगे, अब तीसरा नंबर पे चलते हैं। तीसरा नंबर क्या है, ध्यान देना है। बाय changing the concave mirror into parabolic mirror। इसका मतलब हुआ कि अवतल दर्पण को परवलयाकार दर्पण में बदलकर, अवतल दर्पण को परवलयाकार दर्पण में बदलकर, तो अवतल दर्पण को क्या कर दिए, परवलयाकार दर्पण में बदल दिए।
तो अवतल दर्पण को जब परवलयाकार दर्पण में बदलेंगे तो क्या होगा, इसका तो एपरेचर अपने आप छोटा होता है ना। एपरेचर जो है इसका बहुत छोटा होता है। तो ये जब एपरेचर इसका अपने आप छोटा होता है तो इसमें तो अब ज़्यादा फोकस बनेगा ही नहीं, और ये परवलयाकार दर्पण में इसको हम लोग चेंज कर दिए, और जब परवलयाकार दर्पण में इसको चेंज कर दिए तो अब ऐसे कंडीशन में अब जितनी भी प्रकाश की किरणें आएगी वो सब का सब एक पॉइंट पर ही मिलेगी। और यहाँ पर ये परवलयाकार दर्पण में इसको चेंज कर दिए, पैराबोलिक मिरर में इसको कन्वर्ट कर दिए, और जब पैराबोलिक मिरर में इसको कन्वर्ट कर दिए इसमें स्फेरिकल एब्रेशन नहीं है। तो स्फेरिकल एब्रेशन हम लोग कितने तरीका से दूर कर सकते हैं, मुख्य रूप से 3 तरीका है। पहला तरीका है कि हम किसी भी गोलीय दर्पण के द्वारक को कम करते हैं, है ना। पहला तरीका है गोलीय दर्पण के द्वारक को कम करते हैं, जिसका गोलीय दर्पण का द्वारक बड़ा था इसको कम करके हम लोग गोलीय दोष को दूर करते हैं। दूसरा तरीका है हम लोग स्टॉपर का यूज करके हम लोग मार्जिनल किरणों को रोकते हैं और फिर गोलीय दोष को दूर करते हैं। और तीसरा तरीका है कि हम लोग कनकेव मिरर को पैराबोलिक मिरर में बदल देते हैं और उस स्थिति में भी गोलीय दोष दूर हो जाता है। तो गोलीय दोष को दूर इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आज आप सभी तमाम स्टूडेंट जिसने क्लास में भाग लिया, मुझे उम्मीद है कि हम स्फेरिकल एब्रेशन क्या है ये समझा पाए, और स्फेरिकल एब्रेशन क्यों होता है इसके बारे में भी आपने समझा। स्फेरिकल एब्रेशन क्या है, स्फेरिकल एब्रेशन का फार्मूला क्या होता है, h²/4r, ये क्या है इसके बारे में समझा। आज हम लोग यहाँ पर अब रुक रहे हैं, अगले दिन फिर और आगे बताएंगे, कल बताएंगे और भी नई चीज़ें लेकर आएंगे और बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है कल का क्लास भी। बढ़ते हैं अगले दिन। थैंक यू सो मच।